हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। हम इवैल्यूएशन से पहले लिमिट्स की मेन इवैल्यूएशन से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके लिमिट सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। कोई टफ़ क्वेश्चन होगा उसे बहुत इजी कर देंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंडिंग टू a अब f(x) और g(x) कोई फंक्शन है और उसकी लिमिट अप्रोच कर रही है a को, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) प्लस g(x) की अगर हम साथ में लिमिट लें या फिर f(x) की लिमिट लें और g(x) की लिमिट अलग लें तो वो दोनों बराबर आएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² प्लस cos x। ठीक है, अब यहाँ सीधे यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो x की जगह 3 पुट, तो ये 9 प्लस cos 3। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे f(x) हमारा ये है, g(x) हमारा cos x। तो अब इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इसका 9 आएगा, इसका cos 3। तो ये देखिए ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऐसे सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर दो फंक्शन हैं f(x) और g(x), उनका अगर हम कंबाइंड लिमिट लें या अलग अलग लिमिट करके उन्हें ऐड कर दें तो वो सेम केस है, सेम बात है। मतलब ऐसे ही केस सेकंड केस हमारा ये कि अगर दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, देखिए दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उसकी अगर हम लिमिट लें x टेंडिंग टू a तो वो बराबर होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ लिमिट ऑफ f(x) माइनस लिमिट ऑफ g(x). ये बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसे ही केस है। अगर हम इसकी x² प्लस cos x की x² माइनस cos x कर दें तो बिल्कुल सेम केस वही हो जाएगा। यहाँ 9 माइनस cos 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 माइनस cos 3। तो इसका एग्जांपल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। लिमिट x टेंडिंग टू a, कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, कोई दो फंक्शन f(x) और g(x) का प्रोडक्ट हो रहा है और उनकी अगर लिमिट लें तो वो बराबर होगी f(x) की हम इंडिविजुअल लिमिट लें और g(x) की इंडिविजुअल लिमिट लें और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो उसके बराबर आ जाएगी अगर हम कंबाइन f(x) g(x) का मल्टीप्लिकेशन करके लिमिट
ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x डॉट एक्स क्यूब। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला केस देख लेते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म तो कुछ बन नहीं रही है, तो डायरेक्ट हम इसमें लिमिट पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 और ये 2 क्यूब, तो ये आंसर आ जाएगा 32। अब हम अलग अलग केस करके करते हैं। मैं से यहाँ शो कर देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रही है, तो डायरेक्ट हम लिमिट पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 2 क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 32। तो अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स इज इक्वल्स टू लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a k f x, यानी किसी भी फंक्शन में हमने किसी k कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ साइड में लिख देते हैं k इज कांस्टेंट। हमने किसी भी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया उस फंक्शन में, तो उसकी लिमिट बराबर होगी, अगर हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और खाली fx की लिमिट लें, तो वो उसके बराबर रहेगी। यानी लिमिट ऑफ k टाइम्स इज इक्वल्स टू k टाइम्स लिमिट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ k टाइम्स इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ लिमिट। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए हमें ये दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 3 5 log बेस 10x। अब हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसे, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो आ जाएगा 5 log। वैसे ही अगर हम यहाँ पे k बराबर 5 है, तो अगर हम 5 को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 5 लिमिट x टेंडिंग टू 3 log बेस 10x। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा बेस log 10 3। तो ये देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको इनको गो थ्रू करना है और याद रख लेना है। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी, ईजी बना देंगे एक्चुअली क्वेश्चन को। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी है डिवीजन ऑफ फंक्शन से। अगर दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है और उसकी हम लिमिट ले लें, कोई भी दो फंक्शन f(x) और g(x) है और उनका डिवीजन हो रहा है, और इसमें एक ख़ास बात याद रखने वाली है कि जो g(x) है, g(x) 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो वो अनडिटरमाइंड वाला केस हो जाएगा। हमारी अप्रोच होती है कि हम हर केस को डिटरमिन
में ले जाकर तब हम उसे सॉल्व करें। तो हमारा सबसे प्रायर मेन रीज़न यही है कि g(x) को हम पहले ही नॉट इक्वल टू 0 दिखा दें। तो मैं बात कर रहा था इस प्रॉपर्टी की, अगर f(x) ओवर g(x) की अगर हम लिमिट लें प्रोवाइडेड g(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी ये बराबर होगा अगर हम अलग अलग लिमिट ले लें उन फंक्शंस की और फिर डिवाइड कर दें। यानी लिमिट ऑफ क्वोशंट इज इक्वल्स टू क्वोशंट ऑफ लिमिट्स प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज अ नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x cos x। अब इसमें आप देखिए 2 को पुट करेंगे तो यहाँ g(x) यानी cos x 0 नहीं हो रहा है, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 cos 2 विच इज इक्वल्स टू 4/cos 2। अगर हम इसे अलग अलग भी करेंगे तो हमारा f(x) 2 की पावर x है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 की पावर x ऑन लिमिट x टेंडिंग टू 2 cos x, जो कि इसके बराबर ही आएगा। तो बात समझ में आई आप सबको कि f(x) ओवर g(x) यानी लिमिट ऑफ क्वोशंट इज इक्वल्स टू क्वोशंट ऑफ लिमिट्स प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज अ नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, अभी हमने 5 प्रॉपर्टीज़ कर ली, अब हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ और बाकी हैं, जल्दी से उन्हें भी कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारी 6 प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास कोई f(x) फंक्शन है और उसकी पावर है m/n। अगर हम इसकी लिमिट लें या फिर f(x) की लिमिट लेके उसकी पावर हम m/n कर दें तो वो बराबर होंगी, यानी लिमिट ऑफ पावर इक्वल्स टू पावर ऑफ लिमिट। ठीक है, मतलब कि अगर f(x) के ऊपर कोई m/n पावर लगी हुई है और हमने उसकी लिमिट ली तो वो बराबर आएगी, खाली हम f(x) की लिमिट ले लें और उसकी पावर m/n कर दें। ये तभी पॉसिबल है जब m/n जो है वो एक रियल नंबर हो, मतलब ये कोई हमारा कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये हमारा एक रियल नंबर आना चाहिए, जैसे 1/2, 2, 3, 4, 9 ऐसे नंबर आएगा, मतलब ये एक रियल नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, वरना ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर m/n किसी x का फंक्शन आ गया तो उसके लिए हमारे पास ये 7th प्रॉपर्टी भी है, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) की पावर g(x). अब देखिए यहाँ m/n की जगह g(x) यानी x का कोई फंक्शन आ गया, तो अब ये बराबर होगा ये इस क्वांटिटी के बराबर होगा, यानी f(x) की पावर g(x), इसकी हमने लिमिट ली तो ये बराबर होगी f(x) की लिमिट हमें लेनी पड़ेगी, फिर जो उसकी पावर है उसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे। एक हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 2 की पावर ये एक एग्जांपल है, इसकी लिमिट जा रही है x टेंडिंग टू 2।
अब इसको सॉल्व कैसे करें, ये डायरेक्ट अगर हम पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। डायरेक्ट अगर हम पुट किया इसमें तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर। अगर हम इस प्रॉपर्टी से, यानी पहले हमने इसका लिमिट लिया, फिर हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी gx का भी लिमिट लिया, तो इसका लिमिट लेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है नहीं, तो ये आ जाएगा 8। ये हमारे पास 8 आ गया और इसकी पावर में 2 चल रहा है, तो देखिए ये और ये केस सेम, मतलब बराबर आ गए। ठीक है, ये अभी प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी इन्हें देखने में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तो आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आपके दिमाग में भी बिल्कुल बैठ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 7th प्रॉपर्टी की। 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है? 7th प्रॉपर्टी ये कहती है, सॉरी 8th प्रॉपर्टी है ये, 7th हम कर चुके। 8th प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि इफ़ f(x) कोई फंक्शन है वो gx से छोटा है, f(x) कोई फंक्शन वो gx से छोटा है हर x के लिए, तो उसकी लिमिट भी सेम पॉइंट पे अगर अप्रोच कर रही है दोनों की लिमिट, तो वो लिमिट भी छोटी होगी एक दूसरे से, यानी लिमिट ऑफ f(x) इज़ लेस देन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ gx। यानी ये तभी पॉसिबल है जब f(x) इज़ लेस देन इक्वल्स टू gx होगा हर x के लिए। ये प्रॉपर्टी तो आप जब क्वेश्चंस करेंगे तब अप्लाई होगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। अभी आप इसे याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं 9th प्रॉपर्टी की। 9th प्रॉपर्टी हमारी कहती है लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड ऑफ f(x), यानी किसी हमने फंक्शन का मॉड लिया और फिर उसकी लिमिट ली, या फिर हमने पहले लिमिट ले ली फिर उसका मॉड लिया, तो बराबर ही होंगे। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमने किसी फंक्शन f(x) है उसका हमने मॉड लिया और फिर उसका हमने लिमिट लिया, और या फिर f(x) कोई फंक्शन है उसकी हमने लिमिट ले ली उसके बाद हमने मॉड लिया उसका, तो दोनों की लिमिट हमेशा बराबर आएंगी। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको जब क्वेश्चंस करेंगे आप तभी आपको समझ में आएंगी। बात कर लेते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की 10th, जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंडिंग टू a log ऑफ f(x). अब हमारे पास कोई फंक्शन log में दे रखा है और उसकी हमें लिमिट लेनी है, तो हम डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, या फिर ये इसके भी बराबर होगा। पहले हम f(x) की लिमिट ले लें, ले लें और फिर बाद में इसका लॉग लें। ln यहाँ नेचुरल लॉग है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि जो fa है, यानी अब a पुट कर दीजिए तो ये हमारा fa आ जाएगा ln fa। जब हम लिमिट निकालेंगे तो यही तो पुट करते हैं x की जगह। प्रोवाइडेड अब ये है कि fa जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा तो ये f, अगर f 0 के इक्वल हो गया तो ln 0 कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है, और अगर f नेगेटिव हो गया तो भी लॉग फंक्शन नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है उसका हमने लॉग लिया हुआ है और फिर उसकी लिमिट ली, या फिर हम पहले उस फंक्शन का लिमिट ले लें और उसके बाद दोबारा लॉग लें, तो वो चीज़ सेम ही होगी, मतलब उसकी लिमिट सेम आएगी। और उसके बाद अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो जो फंक्शन में अगर हम पुट करें तो फंक्शन उस
लॉग वाले फंक्शन को नॉट डिफाइन ना कर दे, इसलिए एफ ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, ये जितनी भी मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, ये प्रॉपर्टीज़ तभी यूज़ हो सकती हैं या तो दोनों यानी एफ एक्स और जी एक्स की लिमिट दोनों एक ही तरीके की हों, या तो इनडिटर्मिनेंट ही हों दोनों, या दोनों डेफिनेट हों यानी डिटर्मिनेंट हों, तभी ये प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी। यानी जो दोनों फंक्शन का डोमेन होगा वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन इन द सेंस कि एफ एक्स भी उसी डोमेन का होना चाहिए और जी एक्स भी उसी डोमेन का होना चाहिए, यानी दोनों या तो डिटरमाइन करने चाहिए या इनडिटर्मिनेंट होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या इससे पहले जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और जो भी लोग या जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारे इस चैनल पे बहुत ही जल्द फिज़िक्स की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं 11th-12th की। सो जल्दी से जल्दी जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो अब मेन इवैल्यूएशन पे होगा। मैं अलग अलग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की इवैल्यूएशन बताऊंगा बिल्कुल डिटेल एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।